अगर हम उड़ीसा के इतिहास को देखें तो उड़ीसा में टेक्सटाइल और अनाजों का व्यापार होता था बे ऑफ बंगाल के माध्यम से। 1630 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की 2 कंपनियां खुली बालासुर शहर में, जो आज उड़ीसा की राजधानी है। अंग्रेजों ने वहां से खूब पैसा कमाया। फिर वहां पे मराठा एम्पायर और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होने लगी, की वजह से उड़ीसा के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया गया और मराठा एम्पायर में उड़ीसा गरीब हुआ। अंग्रेजों ने कलकत्ता के पास में अपनी कंपनियां खोल ली, जिसकी वजह से उड़ीसा की कंपनियों का प्रॉफिट कम होने लगा। इतने खराब हालात होने के बावजूद भी वहां पे निरंतर मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। 1831 में एक चक्रवात की वजह से बालासुर कटक में भारी नुकसान हुआ। अक्टूबर 1999 में सुपर साइक्लोन की वजह से 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और उस समय के उड़ीसा के सीएम ने खराब हालातों को देखते हुए रिजाइन कर दिया। सन 2000 में उड़ीसा में इलेक्शन हुए, तब नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने और यहाँ से शुरू होती है उड़ीसा की डेवलपमेंट की कहानी। जब नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम बने थे तब उड़ीसा के हालात काफी नाजुक थे, जिसकी वजह था सुपर साइक्लोन। उड़ीसा में ऐसे साइक्लोन निरंतर आते रहते थे। कैजुअलिटी को रोकना या कम करना बहुत जरूरी था। सन 2000 में भारत की सबसे पहली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और ये अपना काम बखूबी करती है। जहां सन 2000 में 10,000 लोगों की मौत हुई थी साइक्लोन की वजह से, और अब साइक्लोन आने के बावजूद भी सिर्फ सिंगल डिजिट में ही लोगों की जान जा पाती है और कभी कभी तो जीरो कैजुअलिटी भी टच हो गई है। ऐसा हो पाया है बेहतर नियमों और कानूनों की वजह से और इनको बेहतर तरीके से इम्प्लांट करना, जो बाढ़ आने से पहले लोगों को वहां से निकाल लेते हैं, जिसे गवर्नमेंट द्वारा फंड किया जाता है। 1999 के बाद में उड़ीसा में 8,000 से भी ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं, जिसे IIT खड़गपुर ने बनाया है। ये काफी मजबूत है। इनके अंदर मेडिकल, खाना, भोजन, सभी प्रकार की आपदा में काम आने वाली चीजों की व्यवस्था है। कैजुअलिटी के हटते ही वहाँ के लोगों को स्टेबिलिटी मिली, नए नए काम और अवसर मिलना शुरू हुए, जिसकी वजह से जहां सन 2000 में 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, उड़ीसा में वह आंकड़ा अब सिर्फ 26% रह गया है और ये अभी भी अधिक है, पर इसमें काफी सुधार आया है, यानी 2 दशकों में आधा हो चुका है। इसका श्रेय जाता है उड़ीसा के एग्रीकल्चर पर। उड़ीसा में नीति आयोग के मुताबिक 76% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, जिसको बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने छोटे छोटे किसानों को बढ़ावा दिया और बड़े किसानों को कम किया। साथ ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन व्यवस्था और कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें सबसे लेटेस्ट है कालिका योजना, जिसके तहत किसानों को 25,000 रुपए दिए जाते हैं कीटनाशक, खेती और कृषि में लागत लगने वाली चीजों को कम करने के लिए। साथ ही किसानों को बीमा और 50,000 तक का लोन भी दिया जाता है, जिसकी वजह से खेती छोड़ चुके थे वह भी अपनी छोटे से जमीन के हिस्से में अनाज उगाना चालू कर दिए हैं। परिणाम स्वरूप जहां 2000 में उड़ीसा अपने खाने के लिए भी अनाज पैदा नहीं कर पाता था, वह आज कई राज्यों में अनाज को सप्लाई करता है और जिनके पास जमीन नहीं भी है उन्हें भी 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल दिए जाते हैं और 5 रुपए में भरपेट खाने की सुविधा है। उड़ीसा में कृषि तो अपनी जगह सही है, पर कृषि स्टेबल अर्थव्यवस्था नहीं है, जिसके लिए जरूरी इंडस्ट्री पर भी काम शुरू किया। नई स्कीमें, नई फैक्ट्रियां लगाने की घोषणा की, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई और आज उड़ीसा की मुख्य GDP का हिस्सा कृषि नहीं बल्कि फैक्ट्रियों का ही है। इसके अलावा उड़ीसा में काफी बड़ी मात्रा में खनिज तत्व भी पाए जाते हैं और उड़ीसा में माइन सेक्टर का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी काफी बढ़ चुका है। इन्वेस्टमेंट की वजह से उड़ीसा में भारत की सबसे ज्यादा स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम बनाई जाती है। 2022-23 में उड़ीसा की GDP ग्रोथ रेट 7.8 थी, जो कि नेशनल रेट से भी 0.3% ज्यादा थी। इन्होंने साथ साथ सोशल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमिकल वीक परिवारों को 50,000 तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाता है, जिसका खर्च सरकार उठाती है और पंचायत में 50% रिजर्वेशन वुमेन्स का है, जो वुमेन एम्पावरमेंट को बेहतर करता है। मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं को खुद का स्टार्टअप करने के लिए तकनीक, सुविधा और आइडिया प्रोवाइड कराता है, जिसमें 70 लाख से भी ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे कई सारे नियम, योजनाओं की वजह से उड़ीसा आज इतना बेहतर हो पाया है, जिससे बाकी राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए और इन सब का श्रेय जाता है नवीन पटनायक को। पर जैसा कि हर चीज 100% सही नहीं होती है, वैसे ही उड़ीसा में अभी भी बहुत गरीबी है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और उड़ीसा में हमें ज्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को नहीं मिलते हैं सरकार के खिलाफ, किसी नियमों के खिलाफ। उड़ीसा अभी दिन ब दिन और बेहतर होता जाएगा अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो, जिसकी हम कामना भी करते हैं। इसी के साथ अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को
को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।